नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोइल साइंस के अंदर यूनिट 4 के अंदर हम पोषक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस पोषक तत्वों के अंदर हमने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है और उसके अंदर हमने इस पोषक तत्वों से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी वो हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नंबर सेकंड, जो हमारा इसके अंदर सेशन रहेगा वो रहेगा वर्गीकरण, यानी पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है वो लुमिस व सल के द्वारा दिया गया था, गतिशीलता के आधार पर ब्रेस के द्वारा दिया गया था, कार्य के आधार पर अन्य क्लासिफिकेशन, और एक हो जाएगा हमारे कमी के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है ना, तो ये 5 हमारे प्रमुख आधार रहेंगे, इनके आधार पर हमें पोषक तत्वों का वर्गीकरण का अध्ययन करना है। तो अगर इसका आप पॉइंट को लिखना चाहते हो तो फटाफट से लिखिए, उसके बाद में हम इनका एक एक पॉइंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आवश्यक मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। आवश्यक मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, आवश्यक मात्रा के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो ये जो वर्गीकरण है ये दिया था किसने? लुमिस। किसने दिया था? तो लुमिस व सल के द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लुमिस व सल के द्वारा दिया गया था। और ये जो वर्गीकरण है वो दिया गया था 1887 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1837 के अंदर ये वर्गीकरण दिया गया था। कब दिया गया था? 1837 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है ना, अब हम देखते हैं आवश्यक मात्रा के आधार पर जो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार में किया गया था। तो ये किया गया था 3 प्रकार के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए वाला, नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर हमारे। नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, इसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है? वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व को हम इंग्लिश में इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वृहद पोषक तत्व होते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है? तो ऐसे पोषक तत्व, जो मैं परिभाषा बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से क्या होती है? ज्यादा। अगर ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज्यादा होती है, ऐसे पोषक तत्व को हम वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं? वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। अभी यहाँ पर ppm का अर्थ क्या होता है? तो ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका अर्थ होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो वृहद पोषक तत्वों को फिर आगे जाकर 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। इनको कितने? 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला आता है इसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा आता है इसके अंदर द्वितीयक पोषक तत्व। पहला आता है इसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व, दूसरा आता है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व को हम गौण पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गौण पोषक तत्व के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ये जो प्राथमिक जो पोषक तत्व होता है इनको हम उर्वरकीय पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो जो वृहद पोषक तत्व होते हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, या इसी को हम उर्वरकीय फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, या फिर इसको हम गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, सीधे सीधे इससे प्रश्न आते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन, एक होता है इसके अंदर फास्फोरस, और एक होता है पोटास। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। और इनको उर्वरकीय पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कभी भी हम फसल के अंदर इन तीनों की जो पूर्ति करते हैं, वो जो पूर्ति की जाती है वो उर्वरकों के माध्यम से की जाती है। और जनरली आप सभी ने भी देखा होगा कि जो किसान लोग जो खाद या फिर जो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो जो परचेज करते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो इन तीनों को होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों के फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसी कारण से इनको उर्वरकीय पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार हम बात करते हैं हमारे द्वितीय पोषक तत्व।
द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर भी इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन कौन आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन तीनों को द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है और इन्हीं को हम गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इनको द्वितीय पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पौधे जो होते हैं उनको ये जो एनपीके जो होता है इनकी अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है जो इनको अगर पौधे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इन तीनों की उपलब्धता पौधों को नहीं होगी तो पौधों के अंदर जो होने वाली जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये पौधे को हम बाहरी रूप से देते हैं और जो पौधे की जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो इनकी वजह से बढ़ती है। ध्यान रखना, प्राथमिक पोषक तत्व की वजह से जो पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन पौधे की जो हम कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या फिर हम कह सकते हैं जो पौधे की रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होती है, जो प्रजनक वृद्धि होती है, वो मुख्य रूप से इन तीनों की वजह से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है तो मैं अभी इनके एक दो फंक्शन बता के आपको बता देता हूँ। इनका जो मुख्य फंक्शन होता है, नाइट्रोजन का मुख्य फंक्शन जो होता है वो होता है वेजिटेटिव या फिर जो वानस्पतिक जो वृद्धि होती है पौधे के अंदर जो हरापन जो दिखाई देता है वो नाइट्रोजन की वजह से। फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है जो हमारे बीज जो होता है उसके अंदर अंकुरण क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना, ये फास्फोरस का मुख्य काम होता है। और जो पोटेशियम जो होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सुरक्षा करने का कारण होता है या फिर पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होता है। ये तो होता है इसका वानस्पतिक वृद्धि के अंदर ये तीनों चीजें होती है, लेकिन जो प्रजनक वृद्धि होती है उसके अंदर मुख्य रूप से हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो नर युग्मक के अंदर और मादा युग्मक के अंदर जो ये हमारे युग्मक जो भाग लेते हैं, जो गेमेट जो भाग लेते हैं, वो उनके अंदर मुख्य रूप से गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र जो बने हुए होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे कैल्शियम के बने होते हैं। जो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे क्लोरोफिल का मुख्य रूप से संगठक होता है। तो पौधे के अंदर अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो उनके अंदर पौधे के अंदर हरिमयता आ जाएगी, जिसकी वजह से पौधे की वृद्धि प्रभावित होगी, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और जो सल्फर जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे तेलीय पदार्थों या फिर जो वसा वाले जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर पाया जाता है सल्फर। और इसी के अलावा हम बात करें जो सल्फर जो होता है ये हमारे मुख्य रूप से जो जीव द्रव्य जो होता है उसका आवश्यक संगठक के रूप में, तत्व के रूप में इसको काउंट किया जाता है। तो इसी वजह से इनको द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। अगर ये भी पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो पौधे की वृद्धि बिल्कुल प्रभावित हो जाएगी, उनकी आगे की जो वृद्धि होगी, ग्रोथ जो होगी, रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होगी वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसी कारण से इनको द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में हमारा जो आवश्यक मात्रा के आधार पर जो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण उसके अंदर जो फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नंबर सेकंड जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हमारा जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सूक्ष्म, क्या नाम हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब हम इनकी बात करें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी को हम माइक्रो के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ओलिगो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके कई सारे दो और नाम होते हैं, लेकिन हमें केवल दो नाम याद रखना है यहाँ पर, माइक्रो और एक हो जाएगा ओलिगो, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से क्या हो, कम मात्रा में चाहिए होता है, तो उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 ppm से अगर कम होगा तो सूक्ष्म, 1 ppm से ज्यादा होगा तो वो हमारे वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में उनको रखेंगे। जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, तो ये टोटल होते हैं हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, ये हमारे 8 होते हैं। 8 कौन कौन से है, तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, फिर ट्रिक लिख रहा हूं मैं, उस ट्रिक के आधार पर हम यहाँ पर 8 का 8 पोषक तत्व यहां से निकालेंगे। फिर क्यों मांगा जहर, फिर क्यों मांगा जहर, निकल, मोहित, बाई, ठीक है ना। ये ट्रिक है, फिर क्यों मांगा जहर, निकल मोहित बाई, ठीक है ना। यहां पर फिर से हो जाएगा, यहां पर हमारे आयरन, क्यों से हो जाएगा कॉपर, मांगा से हो जाएगा यहां पर मैग्नीज, जहर से हो जाएगा यहां पर जिंक, निकल से हो जाएगा यहां पर निकल, और कल से हो जाएगा यहां पर क्लोरीन, मोहित से हो जाएगा यहां पर हमारे मोलिब्डेनम,
और 22 हो जाएगा यहाँ पर हमारे बोरोन, ठीक है ना। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो 8 जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें इतना सा देखना है, इनका अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम सेपरेट इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कमी की वजह से क्या क्या सिम्टम होते हैं, और साथ ही साथ में हम देखेंगे इनकी कमी को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, या फिर कमी हो रही है तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसी के साथ में नंबर 3 आता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सा आता है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो इसके अंदर कौन सा आता है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को मात्रा 1 ppb से क्या होती है, कम की आवश्यकता होती है, वो हमारे अति सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे कोबाल्ट और एक हो जाएगा हमारे मोलिब्डेनम। कौन कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट और मोलिब्डेनम इसके अंदर मुख्य रूप से काउंट किया जाता है। इसी के साथ में हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो का वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है, या फिर हम कह सकते हैं आवश्यक मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है पोषक तत्वों का वो वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो केवल एक वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गतिशीलता के आधार पर। किसका आधार पर? गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है पोषक तत्वों का वो हो जाएगा हमारे गतिशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले वो किया गया था ब्रेस, एक वैज्ञानिक हुए थे ब्रेस, इनके द्वारा गतिशीलता के आधार पर यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो हमारे ब्रेस वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो गतिशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था ये 2 भागों में किया गया था। कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। एक तो किया गया था, इसमें नंबर फर्स्ट आता है, वो आता है हमारे मृदा के अंदर गतिशील पोषक तत्व। मृदा में और दूसरा जो किया गया था वो किया गया था पादप में। तो जो मृदा और पादप की बात, दोनों की अलग अलग बात करें तो दोनों के अंदर कई सारे जो 17 हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हाईली मोबाइल होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो लेस मोबाइल होते हैं, और कई सारे जो वो होते हैं वो हमारे इमोबाइल होते हैं, यानी कि अगतिशील होते हैं। तो उनका जो नेचर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा के अंदर कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो गतिशील होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम देखें। सबसे पहले हम मृदा में गतिशील पोषक तत्वों के आधार पर, मृदा में गतिशीलता के अंदर हो जाएगा मृदा में नंबर फर्स्ट हम बात करें ए वाले की, तो वो हो जाएगा मृदा में गतिशील पोषक तत्व। मृदा में गतिशील पोषक तत्व। मृदा में गतिशील पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, इसकी 3 कैटेगरी आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो आता है गतिशील, नंबर फर्स्ट तो आता है गतिशील। नंबर सेकंड आता है इसके अंदर मध्य गतिशील या इसी को हम कहते हैं कम गतिशील, ठीक है ना। मध्य गतिशील या फिर कम गतिशील, ठीक है ना। और नंबर थर्ड जो आता है वो आता है अगतिशील। नंबर थर्ड जो आता है वो आता है अगतिशील। नंबर थर्ड जो आता है वो आता है कौन सा? अगतिशील, ठीक है ना। तो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गतिशीलता के। गतिशीलता के आधार पर हम बात करें तो मृदा के अंदर जितने भी गतिशील पोषक तत्व होंगे वो सभी के सभी माइनस आयन वाले होंगे। कौन सा आयन वाले होंगे? माइनस आयन वाले। अब माइनस आयन वाले कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हम बात करें नाइट्रेट हो गए हमारे, ठीक है ना, इसको हम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें क्लोरीन हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर हमारे सल्फेट हो गया। इसके अतिरिक्त एक हो जाएगा हमारे बोरेट, BO4-2, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारे बोरेट हो जाएगा। ये जितने भी माइनस वाले होंगे वो सभी के सभी हमारे किस श्रेणी के अंदर आएंगे? गतिशीलता के अंदर आएंगे। लेकिन एक याद रखना है, इसके अपवाद के रूप में एक पॉजिटिव आयन होगा जो किसके अंदर होगा? हमारे मोबाइल या फिर गतिशीलता के अंदर होगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा आयन हो जाएगा? मैग्नीज+2।
कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज +2, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपवाद वाला हो जाएगा हमारा मैग्नीज +2, बाकी जितने भी माइनस आयन वाले होंगे वो सभी के सभी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, गतिशील पोषक तत्वों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें मध्य गतिशील या कम गतिशील पोषक तत्वों की बात करें तो मध्य गतिशील कौन कौन से होते हैं, तो मध्य गतिशील की हम बात करें यहाँ पर, मध्य गतिशील की बात करें यहाँ पर तो ये जो मध्य गतिशील जो होते हैं ये कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो ये मध्य गतिशील किस वजह से होते हैं, तो उसका हम कारण देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, मृदा के कण पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा के कण जो होते हैं उस पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। तो उसके पे अगर आपसे पूछे कि मध्य गतिशील या फिर ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो मृदा के अंदर कम गतिशील होते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या हो जाएगा कि जो मृदा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये जो कण होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। इसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका मूवमेंट जो होता है वो कम हो पाता है, ठीक है ना। इसी कारण से इनको मध्य गतिशील या कम गतिशील श्रेणी के अंदर रखते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे, तो जितने भी सारे जो भी हमारे पॉजिटिव आयन वाले हैं वो सभी के सभी हमारे मध्य गतिशील के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, मध्य गतिशील के अंदर आ जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर हम बात करें कैल्शियम हो जाएगा हमारे, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो गया हमारे। इसके अतिरिक्त हम बात कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर हमारा हो जाएगा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसके अतिरिक्त जो दो हो जाएंगे वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे इसमें कॉपर, और एक हो जाएगा हमारे कॉपर, और एक शेष बचा हुआ वो हो जाएगा हमारा अमोनिया, या फिर जिसको हम अमोनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 जो तत्व होंगे वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, मध्य गतिशील या कम गतिशील के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से, जितने भी प्लस वाले होंगे वो सभी के सभी हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अपवाद के रूप में एक तो याद रखना हमें मैग्नीज, और एक याद रखना हमको जिंक, ठीक है ना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर और अमोनियम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगतिशील। अगतिशील के अंदर बात करते हैं तो ये क्या होता है, मृदा में ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, और ये मृदा के अंदर गतिशील नहीं होते, ठीक है ना। तो इनकी बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आता है, एक तो आता है जिंक, आता है जिंक, और एक आता है हमारे फॉस्फोरस। जो ये जो होता है वो मोनोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, डाइफॉस्फेट, और एक होता है हमारा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये हमारे मुख्य रूप से PO4-3 के रूप में, या जिसको हम कह सकते हैं फॉस्फेट, जो फॉस्फेट जो समूह होता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोरस जो होता है वो मृदा के अंदर हमारे अगतिशील श्रेणी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या कौन कौन हो जाएगा इसके अंदर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा के अंदर वो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अगतिशील पोषक तत्वों से पूछे जाते हैं कि मृदा के अंदर ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, अगतिशील या फिर इमोबाइल होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे जिंक और फॉस्फोरस हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, हमारे ट्रिक हो जाएगी पिजन, क्या हो जाएगा, पिजन, ठीक है ना। पिजन, पी से हो जाएगा फॉस्फोरस और जन से हो जाएगा हमारे जिंक। ये दोनों क्या होता है, मृदा में अगतिशील होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। बाकी आज दिन तक गतिशील और मध्य गतिशील से अभी तक कभी प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न जो ज़्यादातर पूछा गया है 99 केस के अंदर वो अगतिशील पोषक तत्वों से पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे मृदा में गतिशील जो पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पौधे के अंदर जो गतिशील जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 हो जाएगा गतिशीलता के आधार पर पौधों में गतिशील पोषक तत्व। पौधों में गतिशील, पौधों के अंदर हम बात करते हैं अब किन के अंदर, पौधों में। नंबर 2 हो जाएगा इसमें पौधों में गतिशील पोषक तत्व। किसमें, पौधों में गतिशील पोषक तत्व। पौधों में गतिशील पोषक तत्वों की हम बात करें यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है गतिशीलता के आधार पर वो हो जाएगा हमारे पौधों में गतिशील पोषक तत्व, ठीक है ना। क्योंकि इससे 1 लाइन के अंदर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और इनसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पौधों में गतिशील पोषक तत्वों की बात करें तो इनको कितनी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी, नंबर 1 आता है इसके अंदर आता है हमारे अति गतिशील पोषक तत्व। अति गतिशील जिसको हम इंग्लिश के अंदर हाईली मोबाइल के नाम से जानते हैं। नंबर 2 आता है इसके अंदर मध्यम गतिशील। कौन सा आता है, मध्यम गतिशील, ठीक है ना। नंबर 3 आता है इसके अंदर
कम गतिशील, कम गतिशील, कम गतिशील। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आता है इसके अंदर अगतिशील। कौन सा हो जाएगा? अगतिशील। ठीक है ना, ये 4 कैटेगरी होती है इसकी, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि अति गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील और अति या फिर अगतिशील जो होते हैं, इसको हम इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगतिशील के अंदर। अगतिशील के अंदर कौन कौन सा आता है? तो इसके अंदर आता है बोरोन और एक आता है कैल्शियम। ठीक है ना, बोरोन और कैल्शियम आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। बोरोन और कैल्शियम के अलावा बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो ये हमारे तीनों कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं अति गतिशील। ये जो अगतिशील हमने लिखा बोरोन और कैल्शियम, इसका पीछे का क्या कारण है तो वो थोड़ी देर बाद में आपको स्वतः से पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं अति गतिशील के अंदर कौन कौन सा आते हैं। तो अति गतिशील के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? तो इसके अंदर 5 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो 5 जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे मुख्य रूप से अति गतिशील के अंदर आते हैं। किसका अंदर आते हैं? अति गतिशील के अंदर आते हैं। सॉरी, कैल्शियम नहीं, यहाँ पर मोलिब्डेनम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अति गतिशील के अंदर 5 पोषक तत्व आते हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? तो नापाक मांगे मौत, नापाक मांगे मौत। ठीक ना, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? नापाक मांगे मौत, यानी कि ना से हो जाएगा नाइट्रोजन, पा से फास्फोरस, के से पोटेशियम, मांगे से हो जाएगा मैग्नीशियम और मौत से हो जाएगा मोलिब्डेनम। ठीक है ना, नापाक मांगे मौत, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है मध्यम गतिशील। मध्यम गतिशील के अंदर कौन आता है? तो मध्यम गतिशील के अंदर एक पोषक तत्व आता है और उसका नाम हो जाएगा हमारे जिंक। कौन सा हो जाएगा? जिंक। क्या हो जाएगा? हमारे जिंक, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, उसके बाद आता है कम गतिशील पोषक तत्व। कम गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कम गतिशील पोषक तत्व हो जाएंगे, इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर फेमन शंकु। कौन सा शंकु? फेमन शंकु। कौन सा शंकु? फेमन शंकु। ठीक है ना, फेमन से हो जाएगा यहाँ पर आयरन, फेमन से हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीज। ठीक है ना, फेमन शंकु सल्फर और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर कॉपर। ठीक है ना, फेमन शंकु, फेमन शंकु, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ये जो 4 पोषक तत्व होते हैं ये हमारे कम गतिशील के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? कम गतिशील के अंदर आते हैं। और अगतिशील के अंदर हो जाएगा हमारे बीका। इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? बीका हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। और जो इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अगतिशील के अंदर। किससे पूछे जाते हैं? अगतिशील जो पोषक तत्व है हमारे बीका, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम याद किस प्रकार से रखेंगे? तो सबसे पहले जो गतिशीलता का आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके अंदर आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? सॉइल से करना, और सॉइल से फिर हमें प्लांट के अंदर आना है। ठीक है ना, तो उसका आधार पर याद रख सकते हैं कि जो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी ओवरऑल सॉइल के अंदर और प्लांट के अंदर जो इमोबाइल हमारे न्यूट्रिएंट है वो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे, उसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पिजन है जो बिक गया। पिजन है जो क्या होगा? बिक गया। ठीक है ना, पिजन है जो क्या होगा? बिक गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पिजन जो हो जाएगा वो मर्दा के अंदर हो जाएगा और बिका हो जाएगा जो हमारे प्लांट के अंदर इमोबाइल होता है। ठीक है ना, ये इतना सा हमें ध्यान रखना है। अब इसमें से जो प्रश्न थोड़ा और डीप से अगर प्रश्न पूछेगा तो वो क्या पूछेगा? निम्न में से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मर्दा में तो अगतिशील है लेकिन पौधे में गतिशील है? मेरे जो प्रश्न की जो लैंग्वेज वो ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जामिनर, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मर्दा में तो अगतिशील है लेकिन पौधे के अंदर गतिशील है? तो कौन सा हो जाएगा? मर्दा के अंदर अगतिशील कौन सा होता है? हमारे मर्दा के अंदर होता है, एक तो होता है फास्फोरस और एक होता है हमारे जिंक होता है। ठीक है ना, मर्दा के अंदर जो अगतिशील पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है? पिजन, दोनों होते हैं। लेकिन वो जो फास्फोरस जो होता है वो प्लांट के अंदर क्या होता है? हाईली मोबाइल होता है, यानी कि अत्यधिक गतिशील होता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मर्दा के अंदर ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मर्दा के अंदर तो अगतिशील होता है और पौधों के अंदर गतिशील होता है? तो वो हो जाएगा हमारे फास्फोरस होता है। ठीक है ना, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मर्दा पौधों के अंदर ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो गतिशील होता है लेकिन मर्दा के अंदर वो हमारे अगतिशील होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारे जिंक हो जाएगा। मर्दा प्लांट के अंदर जो जिंक है वो क्या होता है? मध्यम गतिशील होता है, लेकिन जो जिंक जो होता है वो सोइल के अंदर हमारे अगतिशील श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम वाला पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? कैल्शियम वाला पूछा जाता है कि निम्न में से
कौन सा पोषक तत्व जो पौधों के अंदर अगतिशील होता है, तो वो बोरोन और एक हो जाएगा हमारा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरोन और कैल्शियम हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो इससे ये 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में ये हमारे गतिशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब इससे जो नए प्रश्न बनते हैं वो क्या प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम वन लाइन के अंदर देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी स्लाइड में देख लेते हैं जो पौधे के अंदर जो कमी के जो लक्षण जो होते हैं, पोषक तत्वों के जितने भी आवश्यक जो 17 पोषक तत्व है, इनके जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे कमी के लक्षण आप इन पोषक तत्वों के आधार पर आराम से बता दोगे, ठीक है ना। तो वो अब हम कमी के लक्षण देख लेते हैं। तो कमी के लक्षणों की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारे अति गतिशील जो पोषक तत्व हैं, अति गतिशील जो पोषक तत्व हमारे 5 हैं, इन 5 के जो कमी के जो लक्षण होंगे, ये जो 5 जो पोषक तत्व हैं, इन 5 के जो कमी के जो लक्षण होंगे वो पौधे में कहाँ पर दिखाई देंगे, तो पौधे की जो पुरानी व निचली जो पत्तियां हैं, पुरानी व निचली पत्ती पर, ठीक है ना। जो हमारे ये 5 जो पोषक तत्व हैं, नापाक, मांगे, मौत, इन 5 के जो लक्षण दिखाई देंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, तो पौधे की जो पुरानी जो पत्ती है वहाँ पर निचली सतह पर हमें ये लक्षण दिखाई देंगे। जो निचली पत्तियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर दिखाई देंगे। तो इससे हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अति गतिशील जो पोषक तत्व होते हैं उनके कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो पुरानी व निचली पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य गतिशील जो पोषक तत्व है जिंक, इसकी कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसकी जो कमी के लक्षण दिखाई देते हैं वो नई प्लस पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पुरानी व नई जो पत्तियां होती हैं उन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का काम करता है, ये दोनों तरह का काम करता है। पुरानी पर भी अपने लक्षण दिखाएगा और नई पत्तियों पर भी अपने लक्षण दिखाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है कम गतिशील। कम गतिशील वाले जो हमारे फेमस शंकु हैं, इसके जो कमी के लक्षण होंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, तो इनकी कमी के जो लक्षण होंगे वो किस पर दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। कि कहाँ पर दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर कमी के लक्षण, नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है ना। नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में बचा हुआ है हमारा अगतिशील पोषक तत्व। अगतिशील पोषक तत्व की बात करें तो इसके जो कमी के लक्षण दिखाई देंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, इनकी जो कमी के लक्षण है वो दिखाई देंगे हमारे मुख्य रूप से शीर्षस्थ कलिका पर। शीर्षस्थ कलिका पर ये लक्षण दिखाई देंगे। शीर्षस्थ कलिका पर हमारा मुख्य रूप से ये लक्षण दिखाई देंगे। बोरोन और कैल्शियम के जो कमी के लक्षण होंगे वो शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई देंगे। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पौधों में जो गतिशीलता के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं उनके हमारे यहाँ पर एक ही स्लाइड में 2 तरह के यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो कौन सा मोबाइल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा हाईली मोबाइल है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और उनकी कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो वो यहाँ पर आपको चारों भाग दिखाई दे रहे हैं। पुरानी पत्तियों पर हमारे अति गतिशील के, नई व पुरानी पत्तियों पर जिंक का दिखाई देगा, नई पत्तियों पर हमारे कम गतिशील लेस मोबाइल वाले का, और जो हमारा ई मोबाइल होगा उसका जो लक्षण है वो शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई देगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसका जो हमने सोइल के और प्लांट के अंदर जो गतिशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण देखा है, इसको हम एक चार्ट के रूप में देखते हैं। एक पौधे का चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, या एक पौधा बनाते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे, जिससे आपके अच्छे तरह से और समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो वो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक डायग्राम के माध्यम से इनको और समझने की प्रयास करते हैं। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर हम सभी के सभी दोनों प्रकार के मृदा में और पौधों में जो गतिशीलता के जो पोषक तत्व हैं उनका एक बार हम देख लेते हैं लेआउट के रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी हमारी मृदा सतह हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृदा, ये हमारी मृदा सतह है, सोइल सरफेस है ये, ठीक है ना। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं पौधों के अंदर कौन कौन से गतिशील है और इनके कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, उनके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारे पुरानी पत्तियां, यानी कि जो नीचे की जो पत्तियां होगी वो सबसे पुरानी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पोषक तत्व होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, NPK, नापाक, मांगे, मौत, नापाक, मांगे, मौत। और इनकी जो कमी के जो लक्षण होंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। तो इनके कमी के जो लक्षण होंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, कमी के लक्षण जो होंगे वो कहाँ पर दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे, ठीक है ना, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। और ये जो हमारे हैं, ये जो सारे के सारे पोषक तत्व ये कैसे हो जाएंगे, हमारे अति गतिशील है। कैसे हो जाएंगे, अति गतिशील
पोषक तत्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये अति गतिशील हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा और ऊपर बढ़ने के बाद में जो आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग हमारे पौधे का मध्यम वाला भाग है, यानी कि इसके अंदर नवीन पत्तियां भी होगी और पुरानी पत्तियां भी होगी। तो इस भाग में जो कमी के जो लक्षण दिखाई देंगे वो किसके दिखाई देंगे? हमारे मध्यम गतिशील जो पोषक तत्व है, मध्यम गतिशील पोषक तत्व के दिखाई देंगे, मध्यम गतिशील पोषक तत्व के दिखाई देंगे। और मध्यम गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? हमारे जिंक है। कौन सा हो जाएगा? जिंक है। और जिंक की जो कमी के लक्षण दिखाई देंगे वो कहाँ पर? पुरानी प्लस नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। कहाँ पर दिखाई देंगे? पुरानी व नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग होता है हमारे कौन सा? ये वाला भाग हो जाएगा हमारे नई पत्तियों वाला, ठीक है ना। पौधे का जो नई पत्तियां जो होती है वो यहाँ पर निकलती है, ठीक है ना। क्योंकि पौधे के अंदर जो सर्वाधिक जो विभाजन जो होता है वो या तो पौधे के शीर्षस्थ भाग पर होता है। कहाँ पर होता है? शीर्षस्थ भाग पर होता है। तो पौधे के दो शीर्षस्थ भाग होते हैं। एक तो होता है हमारे टॉप वाला जो तने का जो होता है वो पौधे के पत्तियों वाला जो ऊपरी जो भाग होता है, टिप वाला भाग, वो हमारा शीर्षस्थ भाग हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारे रूट का जो जड़ होती है उसका भी एक शीर्षस्थ भाग होता है, वहां पर सबसे अधिक विभाजन होता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे नई पत्तियां जो दिखाई दे रही है ये हमारे कौन सा भाग हो जाएगा? यहाँ पर सबसे विभाजन ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो पौधे के अंदर जो कमी के लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम कम गतिशील पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कम गतिशील पोषक तत्व, ठीक है ना। कम गतिशील पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं इनको। और कम गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे मुख्य रूप से फेमन शंकु, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, फेमन, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है ना। एक आध और बच जाए तो आप नोट कर लेना है। बाकी ये जो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 4 याद रखने हैं। उसके बाद में आता है ये वाला जो टॉप वाला जो भाग है ये हो जाएगा हमारे कौन सा भाग हो गया? शीर्षस्थ भाग होगा। कौन सा भाग होगा साथियों? ये हो गया हमारे शीर्षस्थ भाग हो गया। और शीर्षस्थ भाग पे जो कमी के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं? वो आता है हमारा अगतिशील पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आता है? अगतिशील पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे कौन कौन सा हो जाएगा? बीका, एक तो हो जाएगा बोरोन, एक हो जाएगा हमारे कैल्शियम। इन दोनों पोषक तत्वों की जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? शीर्षस्थ भाग पर दिखाई देते हैं। इन चारों के जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जिंक के जो कमी के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? पुरानी व नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और ये जो पांचों के जो पांचों हैं इनके जो कमी के लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो कहाँ पर होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे पौधे के अंदर गतिशील पोषक तत्व और उनके कमी के लक्षण कौन कौन से हैं वो सारे के सारे आपके सामने लेके आए हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं मृदा के अंदर बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई? सोइल हो गई। ये सोइल हमारी ये क्या हो जाएगी? सोइल सरफेस है। और इसके नीचे हमारे सोइल है जो इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक पौधे की जो जड़ें होती है वो यहाँ तक जाती है। तो जहाँ तक जड़ें जा रही है वो हमारे सोइल हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ से ये जिस जगह से पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उस पूरे क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? फोरेज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये हमें ध्यान रखना। अब हम इसके अंदर देखते हैं सबसे अधिक पहला आता है अति गतिशील की बात करें। अति गतिशील कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें मुख्य रूप से हमारे माइनस आयन वाले कौन से हो जाएंगे? माइनस आयन वाले कौन कौन से हो जाएंगे? इसके अंदर मुख्य रूप से एक हो जाएगा हमारे सल्फेट हो जाएगा, एक हमारे नाइट्रेट हो जाएगा, एक हमारे बोरेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर क्लोरीन हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज। इसके अतिरिक्त बात करें मध्यम वाला कौन सा हो जाएगा? तो मध्यम वाला हो जाएगा हमारे इसके अंदर प्लस वाला हो जाएगा। तो प्लस वाले कौन कौन से हो जाएगा? अमोनियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त कॉपर हो जाएगा, इसके अतिरिक्त पोटेशियम हो जाएगा। और अगतिशील के अंदर हो जाएगा अगतिशील के अंदर मुख्य रूप से हमारा हो जाएगा इसके अंदर फॉस्फोरस हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारे जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे सारे के सारे गतिशीलता के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको किस प्रकार से याद करना चाहते हो। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया कि हम गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं और उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग याद करोगे तो इस डायग्राम के अंदर आपका काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं अगला जो वर्गीकरण होगा वो होगा हमारे कार्य के आधार पर अगला वर्गीकरण होगा, ठीक है ना।
अब साथियों वर्गीकरण के अंदर जो हमारा अगला जो वर्गीकरण होगा वो हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, और वो हो जाएगा किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है कितने? 4 भागों में, अलग अलग भागों में किया जाता है। तो हम आइए एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कार्य के आधार पर नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारे आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व। आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व जो नंबर फर्स्ट पर आता है वो कौन सा आता है? आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व। तो आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वे पोषक तत्व जो पूरा जो हमारा जो बॉडी होता है या जो पूरा जो प्लांट की जो बॉडी होता है या फिर जो पूरा जो पौधा होता है उसका लगभग 90 से लेकर 95% जो भाग बनाते हैं उनको हम आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो पौधा का जो पौधा जो होता है उसका लगभग 90 से लेकर अगर कोई 96% भाग बनाता है तो उसे हम आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आधारभूत संरचनात्मक की श्रेणी के अंदर आते हैं? तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? तो नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारे कार्बन, नंबर सेकंड आता है इसके अंदर हाइड्रोजन, और नंबर थर्ड आता है इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है ना, CHO, ठीक है ना, CHO। इनकी बात करें तो जो कार्बन जो होता है वो पौधे का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? लगभग 40% भाग बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग 1 से लेकर 6% भाग बनाता है, और ऑक्सीजन जो होता है ये लगभग 40% भाग बनाता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में नंबर सेकंड आता है सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, या इसकी परिभाषा की बात करें तो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो मुख्य रूप से जीव द्रव्य के जो संगठक पोषक तत्व होते हैं उन्हीं को हम सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। वो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के अंदर हमारे ये 3 भी आते हैं। तो ये जो हमारे सहायक जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं ये किसकी सहायता करते हैं? तो आधारभूत जो संरचनात्मक जो पोषक तत्व होते हैं इनकी सहायता करते हैं किसके निर्माण में? पौधे के एक शरीर के निर्माण में, या जो पूरा जो पौधा होता है उसके अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उनके निर्माण में ये सहायक संरचनात्मक जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्वों की सहायता करते हैं। यानी कि पौधे के डिफरेंट जो भाग होते हैं उनके निर्माण में ये मदद करते हैं। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से उनको हम जानते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे 3 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर आता है हमारे एक तो आता है इसके अंदर नाइट्रोजन आता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, और एक आता है इसके अंदर सल्फर आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर को सम्मिलित रूप से हम सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व और सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको हम संयुक्त रूप से जीव द्रव्य तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीव द्रव्य के तत्व के नाम से जानते हैं। जीव द्रव्य के तत्व के नाम से जानते हैं। तो जीव द्रव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये सभी सम्मिलित रूप से इन 6 पोषक तत्वों को जीव द्रव्य के तत्व के नाम से जानते हैं। और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न सीधा पूछा हुआ है कि निम्न में से जीव द्रव्य का तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये पूरा ग्रुप दे दिया जाता है या निम्न में इनमें से कोई भी एक को हटा दिया जाता है, तो वो हमें वहाँ पर सही आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर थर्ड आता है हमारे, नंबर थर्ड हो जाएगा कार्य के आधार पर ऊर्जा नियामक व स्थानांतरण वाले पोषक तत्व। ऊर्जा नियामक व स्थानांतरण वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो कई सारे जो पौधे होते हैं या जो पौधे का जो शरीर होता है उसके अंदर कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये भी
ये भी कितने 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से आता है हमारे, एक तो आता है पोटेशियम आता है, एक आता है कैल्शियम और एक आता है मैग्नीशियम। कौन कौन आता है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे मुख्य रूप से ऊर्जा नियामक या स्थानांतरण के रूप में आते हैं। और जनरली पोटेशियम, कैल्शियम, इनके बारे में आपने सुने होगा। जो पोटेशियम जो होता है हमारे जो रंध्रीय जो गति होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उनके दौरान जो रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, उनके खुलने व बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व जिम्मेदार होता है। तो पोटेशियम तत्व जितना प्रेजेंस, पोटेशियम की प्रेजेंस जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। उस जितनी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी ज्यादा होगी। और उसी दौरान हमारे जो भोजन का जो निर्माण हो रहा है ग्लूकोज के रूप में, वो किसमें परिवर्तित होता रहेगा, यानी कि इसके वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो खिंचाव बल लगेगा उसके दौरान ग्लूकोज जो है स्थानांतरित होकर स्टार्च में बनेगा, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में वो परिवर्तन होगा या उसका परिवहन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वो स्टार्च के रूप में वो बदल जाएगा। ठीक है ना, स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर वो भंडारित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पोटेशियम का मुख्य कार्य होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो जो कैल्शियम जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे जो कोशिका जो पट्टी होती है या जो सेल वॉल होती है उसका मुख्य संगठक होता है। और जो मैग्नीशियम जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे राइबोसोम या प्रोटीन जो फैक्ट्री होती है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी कारण से इन तीनों को ऊर्जा नियामक या स्थानांतरण वाले पोषक तत्वों के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है नंबर 4 आता है हमारे, नंबर 4 पर जो आता है वो आता है इसके अंदर उत्प्रेरक वाले। उत्प्रेरक वाले जो पोषक तत्व होते हैं, वो उत्प्रेरक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। उत्प्रेरक को हम इंग्लिश के अंदर कैटालाइटिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैटालाइटिक न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। तो उत्प्रेरक वाले कौन से होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो क्या करते हैं, एंजाइम को उत्प्रेरक करते हैं या फिर एंजाइम जो होते हैं उनको उत्तेजित करते हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को हम उत्प्रेरक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारे मोलिब्डेनम हो जाएगा, निकल हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है ना, मोलिब्डेनम, निकल हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे कॉपर हो जाएगा। ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये सभी सभी उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे हम बात करें जो आयरन जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे जो जितने भी ETS के अंदर जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो सभी के सभी आयरन के द्वारा प्रेरित होते हैं। मोलिब्डेनम की बात करें तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान जो नाइट्रोजन है जो एंजाइम होता है वो इस मोलिब्डेनम के द्वारा प्रेरित होता है। तो ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये पांचों के पांचों ये उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है ना, और ये हमारे रेडॉक्स क्रिया के अंदर भी काम में लेते हैं। पौधे के अंदर जो रेडॉक्स क्रिया जो होती है वो हमारे इसके जो एंजाइम होते हैं रेडॉक्स क्रिया के वो इनके द्वारा प्रेरित होते रहते हैं। तो ये हमारे उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इसी के साथ में हमारे जो वर्गीकरण का जो तीसरा जो आधार है कार्य के आधार पर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 4 भागों में इनके बांटा गया है। आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व, ऊर्जा नियामक व स्थानांतरण पोषक तत्व और उत्प्रेरक पोषक तत्व। आधारभूत का अर्थ क्या होता है तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधे का लगभग 90 से 96% भाग बनाते हैं उनको आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। जिसके अंदर 3 आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये सम्मिलित रूप से हमारे 90 से लेकर 96% भाग बनाते हैं। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं तो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जो आधारभूत संरचनात्मक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी सहायता करते हैं पौधे के विभिन्न भागों के निर्माण में। तो इसके अंदर आता है NPS आता है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य के तत्व के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा नियामक व स्थानांतरण के अंदर कौन कौन आते हैं तो इसके अंदर ऊर्जा का अर्थ होता है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने वाले। और परिवर्तित करने वाले कौन कौन होते हैं? मुख्य रूप से हम बात करें तो तीनों होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और कहाँ कहाँ पर ये कार्य करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। और इसके बाद में आता है उत्प्रेरक, यानी कि जो एंजाइम पौधों के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं जो मेटाबॉलिक क्रिया को एक्टिवेट करते हैं वो मुख्य रूप से हमारे 5 प्रकार के होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारे जो आधारभूत कार्य का आधार पर जो पोषक तत्व तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारे वर्गीकरण आता है वो आता है हमारे अन्य वर्गीकरण की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे कौन सा हो जाएगा? अन्य वर्गीकरण। नंबर 4 जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य आधार पर। अन्य आधार पर हम बात करें यहाँ पर तो अन्य आधार पर नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर हमारे धात्विक पोषक तत्व।
धात्विक पोषक तत्व। धात्विक पोषक तत्व कौन से होंगे? तो ऐसे पोषक तत्व जो धातु के रूप में पाए जाते हैं वो हमारे धात्विक पोषक तत्व होते हैं। जैसे हम बात करें आयरन जो होता है, जो लोहा होता है धातु के रूप में पाया जाता है। जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, और इसके अतिरिक्त बात करें हम मैग्नीशियम हो गया। ये जितने भी होते हैं ये धात्विक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर सेकंड आता है अधात्विक पोषक तत्व। अधात्विक पोषक तत्व। अधात्विक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो वे पोषक तत्व जो धातु के रूप में नहीं पाए जाते। जैसे हम बात करें कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। ये जितने भी जो तत्व होते हैं ये हमारे अधात्विक पोषक तत्व की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे धनायन वाले, धनायन पोषक तत्व। धनायन पोषक तत्व का अर्थ हो जाएगा ऐसे पोषक तत्व जिनके ऊपर धनावेश पाए जाते हैं वो हमारे धनायन पोषक तत्व आते हैं। तो धनावेश कौन कौन से हो जाएगा? जैसे हम बात करें आयरन Fe+2, जिंक हो जाएगा जिंक +2, पोटेशियम +2, मैग्नीशियम +2, ठीक है ना, कैल्शियम +2, ये सभी मैग्नीज +2, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएगा? धनायन वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा कौन सा? ऋणायन वाले। कौन से हो जाएगा? ऋणायन वाले पोषक तत्व। ऋणायन वाले पोषक तत्व की बात करें तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा हमारे सल्फेट हो जाएगा, SO4- सल्फेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम PO4-3 हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें बोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी हमारे जो होते हैं वो माइनस वाले होते हैं जिनको हम ऋणायन पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे अन्य आधार पर इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और बचे हुए उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। इनके अंदर इतना ज़्यादा याद रखने का कुछ है नहीं, एग्जाम में अभी तक इनसे कोई प्रश्न पूछा नहीं है। केवल ये हमें अगर कोई 11th या 12th का विद्यार्थी है तो उसके लिए ये थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में वहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं अगला नंबर 5वां जो वर्गीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर उर्वरकों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। उर्वरकों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो उर्वरकों के आधार पर बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा इसके अंदर नंबर फर्स्ट आता है चूना वाले। कौन से वाले? चूना वाले। चूना वाले की बात करें जो चूना जो होता है उसके द्वारा कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उनको हम चूने वाले पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे एक तो आता है कैल्शियम आता है, एक आता है हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम और एक आता है हमारे मैग्नीशियम। इसके अतिरिक्त नंबर सेकंड बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा अम्लीय उर्वरकों से प्राप्त पोषक तत्व। अम्लीय उर्वरक से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो इसमें हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति हो सकती है, सल्फर की पूर्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त बात करें हम हाइड्रोजन की पूर्ति हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। ये जो अम्लीय जो उर्वरक होते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर हमारे यूरिया आ जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम अमोनियम सल्फेट आ जाएगा हमारे। कौन सा आ जाएगा? अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। और ये अमोनियम सल्फेट के द्वारा ही यहाँ पर सल्फर की उपलब्धता होती है। इसके अतिरिक्त नंबर हम बात करें क्षारीय उर्वरक। कौन से उर्वरक हो जाएंगे? क्षारीय उर्वरक से कौन कौन से पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है? तो इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से हम बात करें कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है, सोडियम की प्राप्ति हो सकती है, पोटेशियम की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। तो इनकी प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम बात करें क्षारीय उर्वरक में आ जाएगा यहाँ पर हमारे कैल्शियम से हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम से हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम से हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की भी यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। तो ये क्षारीय उर्वरक होते हैं, यानी कि ऐसे उर्वरक जिनके पीछे नाइट्रेट शब्द लगा होता है उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम और बात कर लेते हैं यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें। जो हमने 8 जो सूक्ष्म पोषक तत्व देखे थे वो भी हम उर्वरकों के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर आ जाएगा हमारे एक आ जाएगा जिंक सल्फेट। कौन सा सल्फेट आ जाएगा?
जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट जो होता है इसके माध्यम से हम जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं यहाँ पर एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे भी हम सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, इससे हम आयरन प्लस सल्फेट की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें जिप्सम, जिप्सम ये जो होता है ये मुख्य रूप से इसके द्वारा हम कैल्शियम व सल्फर की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो इनका उपयोग करके हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। एक आता है इसके अंदर नंबर 5 की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर मृदा सुधारक वाले, मृदा सुधारक वाले पोषक तत्व। यानी कि हम जब मृदा के अंदर ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं जो मृदा के अंदर सुधार का काम करते हैं, उनसे भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, अगर हमारे एसिडिक सोइल है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम चूना का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम वो सारे यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें नंबर 2 हो जाएगा जो हमारे एसिडिक सोइल हो गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो क्षारीय जो मृदा होती है, इसका सुधार हम मुख्य रूप से जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? जिप्सम के माध्यम से करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ से कैल्शियम और सल्फर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे कई सारे और भी मृदा सुधारक होते हैं जिनकी सहायता से पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा के अंदर पहुँचती है और वो अल्टीमेटली आगे जाकर पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम उर्वरक आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारे जो पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया जाता है। कौन कौन सा? नंबर 1 हमने देखा था आवश्यक मात्रा के आधार पर, नंबर 2 हमने गतिशीलता के आधार पर देखा, तीसरा कार्य के आधार पर, चौथा अन्य वर्गीकरण और नंबर 5 हमने देखा उर्वरकों के आधार पर। ठीक है ना। तो ये 5 प्रमुख वर्गीकरण होते हैं जिसमें जो शुरुआत के जो 3 होते हैं वो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और उससे निश्चित ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आज के सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम प्रमुख रूप से जितने भी 17 जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।